अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। थैंक यू सो मच। और सर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी एक तरह से कह दिया है इमरान खान साहब को कि 4 महीने तक तो इलेक्शंस नहीं हो सकते, लेकिन जब वो कहेंगे असेंबलीज तोड़ देंगे। इसके अलावा रशिया से ऑयल और डीजल की एक बार फिर जो है वो कहा गया है कि ले रहे हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा है, मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी कहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा ये 4 महीने वाली जो बात है ये भी एक एक मफरूजे पे मबनी है। उसकी वजह ये है कि अगर 4 महीने गुजर गए तो उसके बाद बजट का सेशन आ जाना है, और बजट का सेशन अगर जाए तो गुजारा जाए तो उसके बाद अगर सोचा भी जाए, अगर नेगोशिएट भी करें तो कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से अगले साल सितंबर अक्टूबर की बातें हैं। और दूसरा, 22 अरब रुपया चाहिए इलेक्शन, नए इलेक्शन के लिए, वो कहां से आएगा। और इस वक्त आपका जो 9th रिव्यू है, अकॉर्डिंग टू डार साहब, IMF वाले जो अगले आपके 9th रिव्यू पे आ ही नहीं रहे हैं, और वो उनकी उनकी डिमांड है कि हम अगर आप 800 अरब के नए टैक्सेस लगाएंगे तो तब हम आके आपसे नेगोशिएट करेंगे और दोबारा देखेंगे। तो इन सर्कमस्टांसेस के अंदर बिल्कुल, बल्कि मेरी असेसमेंट है, आज जो कुछ टियर 2 के लीडर इनके हैं जो, वो तो स्टेटमेंट देते फिर रहे हैं कि हम नेशनल असेंबली में बैठने के लिए हम जा रहे हैं। और जिस तरीके से अगर कंफ्यूजन है ये, खान साहब ने पिछले दिनों बोल पे इमरान रियाज के साथ इंटरव्यू में इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि परवेज लाई साहब ने उनको साइन करके दे दिया है लेटर, लेकिन वो लेटर नहीं दिया गया। परवेज लाई साहब उस पर खामोश थे, जो अगले दिन उन्होंने खुद इंटरव्यू दिया है। तो एक अजीब सा कंफ्यूजन है इस वक्त अगर देखा जाए। लेकिन दुख के साथ है कि ये जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं हो रहा है, सैलाब ज़दगान के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, और सिर्फ पावर और पैसा और लालच और सब इसकी जंग है। और मैं इसके साथ, इस पे दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। हालांकि इनको चाहिए कि पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की मुआशरत, अखलाकियात और दिफा के लिए कोशिश करें। दोनों तरफ, दोनों बॉर्डर्स के ऊपर खतरात और धमकियां हैं, हालते जंग में है, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि इनकी तबीयत ही ऐसी नहीं है। ज्यादातर लोग जो है एजेंसियों के जरिए, डीलों के जरिए हमेशा पावर में आए हैं। इन्हें क्या पता सियासत की चीज का नाम है, कौमियत किसको कहते हैं। यही ट्रेजेडी है पाकिस्तान की कि उनके पास इट्स अ ग्रुप ऑफ करप्ट पीपल, दैट्स पीरियड। कौम की कैटेगरी में लोग ये नहीं आते। तो सर, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना उनकी गलती थी और वो डबल गेम खेल रहे हैं। बाजवा साहब डबल गेम खेल रहे हैं। मैं कहता हूं उन्होंने अगले दिन कुछ गलतियां भी एडमिट करने की कोशिश की कि एक्सटेंशन देनी गलती थी। तो खान साहब, आप तो आखिरी दिन तक उनको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे। आपने कामरान खान के प्रोग्राम में खुद फरमाया था कि जब तक इलेक्शन नहीं होते हम इनको एक्सटेंशन देना चाहते हैं, और उसके बाद जो नया जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो अपना आर्मी चीफ ले आएगा। वो खान साहब, असल दर हकीकत खान साहब को एक सख्त बीमारी है। खान साहब अपनी जो भी स्टेटमेंट है उस पर 24 घंटे से ज्यादा उस पर स्टिक नहीं कर सकते। या तो उनकी एज का तकाजा है, या फिर उनका पूरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि जो बात करते हैं 24 आवर्स के बाद उसका वो यू टर्न लेकर कुछ और कह देते हैं। मैंने देखा है, मैं अगले दिन इनकी कोशिश कर रहा था इल्ताफ भाई के साथ, इनकी बहुत ज्यादा मुमासलत है। बिल्कुल उसी तरह वो भी बयान देते थे, और साथ में हमारे बाद में स्टार साहब जो है उसको उसकी सफाइयां पेश करते थे, नजर आते थे टीवी चैनल्स पर। बिल्कुल इसी तरीके से खान साहब, बल्कि ये तो खुद ही अपनी बात को करके डिनाई कर जाते हैं। खान साहब ने बड़ी गलतियां की, रेहाम खान से शादी की गलतियां की, इन्होंने क्या क्या गलतियां नहीं की। मेरे ख्याल में तो इन्होंने, अगर देखा जाए तो गलतियां ज्यादा हैं, ठीक काम जो है वो कम है इनके खान साहब के पोर्टफोलियो के अंदर। लेकिन ये कि दुख के साथ है कि खान साहब कभी सैलाब ज़दगान के बारे में कोई तवज्जो दे लें, खान साहब कुछ पाकिस्तान अकादमी के बारे में बात कर लें, खान साहब कौम की तरबियत के बारे में बात कर लें। लेकिन एक इस वक्त खान साहब ने जो जिहाद का एक टीका लगाया है पाकिस्तान की कौम को, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या जरूरत थी आपको इस जिहाद की? क्या आप सलाहियत रखते हैं जिहाद की? आप क्या आपकी हिस्ट्री के अंदर जिहाद जो है वो आपने कभी किया है? और ये मेरा बस गलत एक तरबियत, गलत बयानी करना और एक ऐसा चूरन बेचने की कोशिश की है जो यहाँ के लोगों में
सबसे पहले इनको इस्लाम सिखाएं, जिहाद की डेफिनेशन तो उनको बताएंगे क्या चीज। सीधे उठा के कह देते हैं कि ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। इस पर अफसोस ही है, और क्या किया जा सकता। सर, मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इलेक्शन 1 साल आगे बढ़ सकता है, तो आपको लगता है कैसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, मैं तो कहता हूं होना चाहिए ऐसे, क्योंकि इलेक्शन इज नॉट अ सोल्यूशन। मेरा ये क्वेश्चन ये होगा आरजू के, अगर इलेक्शन आज होता है तो कौन लोग जीत के आएंगे? यही वो होंगे, यही 3 पार्टियां हैं, और तीनों की अब हिस्ट्री मौजूद है। पहले तो खान साहब का बिक गया था तब्दीली का नारा, क्योंकि खान साहब की हिस्ट्री मौजूद रही थी। अब तो आपके पास उस्मान बुजदार और मुराद सईद की स्टोरियां मौजूद हैं। आपने सीपैक बंद कराया, वो भी पता है लोगों को। एक झूठा मरासला आपने लहराया, वो भी लोगों को पता है। आप टीटीपी, आपने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा है। अब तो आप कह रहे हैं कि आप सुइसाइड बॉम्बर, आप खुद कुछ हमलावर बन सकते हैं। अब फैटअप वाले ये भी देख रहे हैं, आपके दूसरे कौम जो दूसरी पेरिस क्लब वाले भी देख रहे हैं, अमेरिकन भी देख रहे हैं कि ये इनका ये माइंडसेट है कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट टीवी पे खुद कह रहा है कि मैं खुद कुछ हमलावर बन सकता हूँ, बमबार बन सकता हूँ। तो ये बिल्कुल। तो अब तो हिस्ट्री मौजूद है ना। पहले तो आप बेच लेते थे, कह लेते थे मैं तब्दीली, मेरे पास 200 लोगों की टीम है, मैं इतने करोड़ घर बनाऊंगा, इतने करोड़ लोग। मुझे अभी तक याद है मुराद सही कहता था लोग यहाँ काम करने आएंगे। खान, इनकी नेशनल असेंबली में इनका वो बचा जमूरा, उसकी स्पीच थी कि ये मुंह IMF के मुंह पे मारेंगे करोड़ों रुपया, करोड़ों डॉलर से। तो अब तो वो लोगों को फैसल वाउडा ने भी कहा था कि लोग कम हो जाएंगे, नौकरियां ज्यादा हो जाएंगी, नहीं जी, और लोग बाहर से आएंगे नौकरियां लेने। कहते थे अमेरिकन यहाँ आके काम करेंगे भाई। कहते थे लोग बाहर से आएंगे काम करेंगे। अब तो हिस्ट्री मौजूद। अब तो उस्मान बुजदार और फराह गोगी के जो है वो उनके किताबों में सुनहरी लफ्जों में लिखी गई हैं चीजें। तो खान साहब ये चूरन अब किसी और पड़ोसी मुल्क में बेचे जाके। यहाँ कई लोग बैठे हैं जिनको पता है आपने 3.5 साल इस कौम के साथ क्या किया। सर, भारत इस बार जो है वो G20 की प्रेसिडेंसी उनके पास है। उनकी इस आगे बढ़ने को आप कैसे देखते हैं, और हम क्यों कुछ सीख नहीं पा रहे अपने पड़ोसियों से, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो इंडिया हो? देखें आरजू, मैंने तो ट्वीट करके मुबारकबाद दी थी भारत को कि हमारे रीजन में से एक कंट्री जो है वो तरक्की पे है। उनको G20 की प्रेसिडेंटशिप हमारी पड़ोस में आ गई। ये बिल्कुल इसी तरीके से है, अगर देखा जाए कि ग्लास हाफ फुल, ग्लास हाफ एम्प्टी। दूसरा आरजू, आपको ये सोचना पड़ेगा, हम सदियों से इकट्ठे रहे हैं, सदियों से इकट्ठे रहे। अब ये नफरतें, अगर आप एक मिनट के लिए आपने तजर्बा कर लिया है पिछले 75 साल 80 साल का कर लें आप नफरतों का, तो अगर आप कोशिश करें, आप हारमोनी को, प्यार को, मोहब्बत को भी टाइम दे, तो हो सकता है आप बेहतरी आ जाए, गुर्बत खत्म हो जाए आपकी। हमारे नफरतें दर हकीकत आरजू ये एक पॉलिटिकल स्कीम है, और अनफॉर्चुनेटली बॉर्डर से दूसरी तरफ भी कोई अच्छे हालात नहीं है। वहां पे भी जब इलेक्शन होता है तो वहां पे पाकिस्तान के बारे में, कश्मीर के बारे में, मुसलमान आबादी उनके बारे में चीजों को पोलिटिसाइज किया जाता है। हमारे भी अंदर नफरतें जो हैं वो निसाब में डाल दी गई। तो इन चीजों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। 21st सेंचुरी के अंदर अब नफरतों का, जंगों का टाइम नहीं रहा मेरे ख्याल। तो अगर देखा जाए तो G20 मैं समझता हूँ इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द रीजन। बल्कि मैं तो यहां तक कहता था कि पाकिस्तान को चाहिए कि भारत को मुबारकबाद पेश करे। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं आरजू कि अगर आप कुछ खुद करने की सलाहियत नहीं रखते, जो आपने खुद फरमाया, तो आप कोशिश करें कॉपी करने की, क्योंकि जेनेटिकली वी आर सेम। हम एक ही इस धरती के बच्चे थे, सदियों से इकट्ठे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा कल्चर, हमारी जबान, हमारी सोच, हर चीज मिलती है। तो एक मिनट के लिए जरा देखें कि अगर इसको हम एक बैक बर्नर पर रखें तो इसके कितने फवायद मौजूद हैं। बिल्कुल सर, सीखने की गुंजाइश रखनी चाहिए और इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन सर, CPEC एक बड़ा हमारे यहाँ एक हंगामा था। CPEC जब शुरू किया गया था और उसके बाद भी, कि इससे पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। आपको लगता है कि CPEC कभी कंप्लीट हो पाएगा, या वो जो ख्वाब दिखाए गए हैं लोगों को CPEC के हवाले से, कभी वो कंप्लीट होंगे, या हम सिर्फ यही बातें सुनते रहेंगे और ये भी कोई धोखा है एक तरह का लोगों के साथ? देखिए, मैं CPEC पे बात करने से पहले आरजू आपको चाइना के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। चाइना का देखिए 50 साल के अंदर उन्होंने तरक्की की है। कैसे तरक्की की है? उन्होंने तरक्की की है अमेरिका की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चोरी कर कर।
वो इन्वेंटर नहीं, इनोवेशन उनमें नहीं है, कॉपी करने की सलाहियत है उनके अंदर। तो पहले तो ये देखें कि उनके मिजाज में क्या है। करप्शन जो है चाइनीज कल्चर का हिस्सा है, इसीलिए आप ज्यादा करीब उनके हो जाते हैं, क्योंकि वो किकबैक्स और कमीशन देते हैं। आप टर्की के आप भाग भाग के टर्की क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां भी उनके करप्शन उनके कल्चर का हिस्सा है। लेकिन चाइना के हवाले से मैं बताता हूं कि वो गुर्दे लिखवा लेते हैं आपसे जब भी कर्जा देते हैं। तो आपको उन्होंने इन टर्म्स पे ऊपर कर्जा दिया था कि वो टर्म्स आप नेशनल असेंबली में ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते। ये बात मुझे एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने कही थी आज से बहुत अरसा पहले। उसने कहा था कि अपने पाकिस्तानी दोस्तों को बचाओ और बताओ जाके कि अमेरिका जब भी देता है ग्रांट देता है, एड देता है, चाइना जब भी देता है कर्जा देता है और उनकी टर्म्स अपनी होती हैं, वो आपकी टर्म्स पे कर्जा नहीं देते। तो आप जो कुछ भी उनके साथ कर रहे हैं उसके रिटर्न में वो पाकिस्तान को नोच नोच के खाएंगे वो। और लेकिन जो पैसे दरमियान में से किकबैक्स लेते हैं वो पाकिस्तान के रिहायशी नहीं है, वो अमेरिकन रिहायशी हैं या वो लंदन रिहायशी। यही है धोखा है पाकिस्तान के साथ, जो आप बार बार, और वो लोग जो ये किकबैक्स लेते हैं वो बार बार ये कहते हैं कि हमारी चाइना से दोस्ती हिमालय से ऊंची, समुद्र से गहरी, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी ही नहीं है। वो तो दुबई में लेते हैं किकबैक्स, रिहायशी वो लंदन के हैं। तो फिर ये आपकी असदर हकीकत जब 25 करोड़ लोगों की आंखें बंद हो जाएं, कान बंद हो जाएं और सारा दिन टिकटॉक देखते रहे फेसबुक के ऊपर, तो फिर उनकी किस्मत के फैसले लंदन में ही होते हैं। फिर वो हो रहे हैं आपके भी इस वक्त। यू आर बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम लंदन सिंस लास्ट 75 ईयर्स। आपकी रूलिंग एलीट जो है वो सारे लंदन बेस है, वही आपकी किस्मतों के फैसले करती है और मारती रहेगी जब तक आप मार खाएंगे। जब तक आप अपनी आंखें और कान नहीं खोलेंगे वो आपके जिस्म की बोटियां निचोड़ खाते रहेंगे, आपके कपड़े उतारते रहेंगे, अफसोस के साथ ही मैं कहूँ। लेकिन सर अगर इलेक्शंस आगे कर दिए गए और इलेक्शंस अभी नहीं होते, इवन टाइम पे भी नहीं होते और एक साल और आगे बढ़ जाते हैं, तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है उससे तो कुछ संभाला नहीं जा रहा है। ना महंगाई कम हो रही है, लोड शेडिंग, अब तो गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। सर्दियों में लोगों के चूल्हे ठंडे पड़े कि किस तरह से लोग काम करें। तो ये इनसे तो कोई काम हो रहा नहीं है। अगर देखा जाए तो कोई सिंगल चीज भी ऐसी नहीं जिसको कहें कि इन्होंने संभाल लिया। नहीं, इस वक्त तो आप बिल्कुल मिसमैनेज्ड हैं। आप बिल्कुल आप अगर ये देखें कि आपकी हुकूमत है तो हुकूमत के रेट कहाँ है, वो तो आप ये जो आप पीडीएम है इसके बारे में तो कहा जाता है ये 27 माइल के अंदर इनकी हुकूमत। इनकी कहाँ हुकूमत है? पंजाब में किसकी हुकूमत है इस वक्त? वहां पे सीएसएस अफसर, वो फेडरल गवर्नमेंट वहां पे अपने अफसर भेजती है, वो नहीं रखते। वो तो सिर्फ उन्होंने वो पंजाब के अपने जो लोग उनके पीसीएस के अफसर हैं, पंजाब सिविल सर्विस के, उनको प्रमोट कर करके लगा रही। तो देखा जाए तो इस वक्त आप फ्री फॉल में, आपकी कोई मैनेजमेंट नहीं है, आपके ऊपर किसी चीज का कोई कंट्रोल नहीं है। अदालतें हैं वो फेल हैं, आपकी पुलिस है वो फेल है, एक लूट मार का बाजार गर्म है और दोनों बॉर्डर्स जो है आपके कंट्रोल में ही है। वो दोनों तरफ से धमकियां आ रही हैं। आप अगर इसको कंट्री कहते हैं तो आप बड़े शौक से कहें, मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि यू आर इन अ वेरी बैड शेप, यू आर इन अ वेरी बैड शेप। और दूसरा ये कि किसी के माथे में बल नहीं है, किसी के अंदर को मैं देखता नहीं खौफ आए, किसी को ये पता हो कि आपकी एलसियां नहीं खुल रही, आपके पास एम्बेसियों को तनख्वाहें देने के लिए आपके पास पैसे डॉलर नहीं, आपके सफारत खाने बंद होने वाले बड़े जल्दी। सर मार्केट में भी डॉलर नहीं मिल रहा है, कैसे? जो रेट है उससे कहीं ज्यादा पे भी नहीं। साहब ने बड़ी आसानी के साथ कह दिया कि अफगानिस्तान जा रहे हैं, रोक लो ना भाई। किसका काम है ये चीजें रोकने का? अफगानिस्तान जा रहा है तो ये तो पूरे 2 साल से लोग चीख रहे हैं कि अफगानिस्तान जा रहा है डॉलर, रोको ना उसको। लंदन से जो गए हो पाकिस्तान बचाने के लिए, तो कोई ड्रास्टिक स्टेप लो। आप रोजाना एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हो कि मैं बगैर सूदी निजाम चला रहा हूं, बनाऊंगा यहाँ पे। और खुदा का खौफ करो यार, कोई ढंग की बातें करो। इवन सऊदी अरेबिया आपको पैसे देता है, सूद पे देता है। आप कौन सा सूदी निजाम की, इस्लाम की बातें कर रहे हो? दुनिया से सीख लो कुछ। लेकिन अफसोस है आरजू, यू आर मिसमैनेज। अब दूसरा ये कि मैं समझता हूं कि आप यू आर नॉट सीरियस पीपल। पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी नहीं है, पता नहीं कि कौन लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। दुख के साथ कहता हूं सब आम आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। ये सब कुछ तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो सीटों पे बैठे हैं, ये जो मिनिस्टर बन के, इनके हाथ में। आम आदमी क्या करे? ये जो आम आदमी जो दिन में 20-20 ट्विटर अकाउंट बना के फिर रहा है, ये आम आदमी कर रहा है ना। ये 25,000 ये जो रखे हुए हैं आपके ISP आरवानों ने रखे थे, जो बाद में PTI के हवाले कर दिए गए, ये आम लोग ही हैं।
ये जो खड़ा हो जाता है 25-30 हजार बंदा जब भी अमीरुल मोमिनीन आता है, तो खास लोग हैं, वो आम लोग हैं। वो कहते हैं हम मरना चाहते हैं, वो मरना चाहते हैं, कहते हैं मरेंगे। खान साहब को एक वर्कर ने कहा था, खान साहब हम ट्रक गाड़ी के नीचे आ जाए। खान साहब का नारा नहीं, अभी नहीं मरना, अभी मैं बताऊंगा जब मरना। वो आम लोग ही है, वो खास कहां है। दर हकीकत मैंने कहा कि आंखों में आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, अक्ल खत्म है। इस वक्त आपके मुकद्दर, आप चाहते हैं हम तबाह हो। जब कौम अपना इरादा कर ले कि हमें तबाही चाहिए, हमें जिहाद चाहिए, तो कौन बचाएगा आपको भाई? मुझे बताए ना, खड़े होकर रोजाना जो नारे लगाते हैं आजादी, हकीकी आजादी। किस हकीकी आजादी? खाने को तुम्हारे पास रोटी नहीं, खाने के लिए तुम्हारे पास गंदम नहीं। रशिया से क्या तो तेल लेना जाएगा, कहां से तेल लेना? पैसों से लेना है भाई, वो कहां, पैसे तो आपके पास है नहीं। तो आरजू इस वक्त आपके बहुत हालात पतले हैं और आपको किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है बचाने के लिए पाकिस्तान के। आसिम मुनीर साहब क्या करेंगे? कहां से पैसा ला कर देंगे? मेरी तो समझ से बाहर। कहां से ला के आपको पांव पे खड़ा करेंगे? कौन सा उनके पास जादू की छड़ी है जो बाजवा साहब उनको दे गए हैं वो परेड ग्राउंड के अंदर, जिसके साथ वो चल सके? बाजवा साहब तो बेचारे खुद, मेरा मकसद जल्दी कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त उनका पाकिस्तान के अंदर रहना तो बगैर बॉडीगार्ड्स के बड़ा मुश्किल है। और वो क्यों रहेंगे? उनके पास तो पैसा इतना है, क्यों रहेंगे वो इस गंदे मुल्क के अंदर जहां इतनी मक्खियां हैं, मच्छर हैं, जहां पे डेंगी है? उनको क्या जरूरत? पहले जो है सारे आपके रूलिंग लीड, वो कौन सी रहती है? आप यहाँ पे तो सिर्फ वो लोग बैठे बेचारे जो ना बाहर जाने की सलाहियत नहीं रखते। अब तो बाकी सारे तो जिनको वीजे मिलते हैं, जो मैंने आपको शायद पहले भी कहा, जो पैदल चलने की सलाहियत रखते हैं वो पैदल चल के टर्की पहुंच जाते हैं, ग्रीस पहुंच जाते हैं। यहाँ पे तो जो टांगों से माजूर हैं और जो बेचारे ज़हन से माजूर हैं वो बैठे हैं, वो सारा दिन वो टिकटॉक करते हैं, बनाते हैं, उसी पे चल रहा है काम। बिल्कुल, लेकिन सर साथ साथ वो बेचारे किस तरह से जाएं, हर कोई तो जा भी नहीं सकता। अब तो खैर यूरोप वोरोप सब जगह पे वो भी होशियार हो गए होंगे कि पाकिस्तानी पहुंचने लगे, तो वो भी देखते होंगे कि क्या करना है। ये मैंने अगले दिन, पाकिस्तानी माइंड इतना तेज माइंड है, आप यकीन करें। मैं कई दफा कहता हूं कि अगर अमेरिकनों को पता चल जाए तो अपना पूरा स्टेट डिपार्टमेंट ही आपको दे दें। मैं अगले दिन देख रहा था किस तरीके से आखिरी दिन तक आसिम मुनीर के खिलाफ क्या साजिशें हो रही थी। लाला सहराई अपनी कंपेन अलग है, बाजवा साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए अलग थे, वो पीएमए लॉन्ग कोर्स का एक ग्रुप था वो अलग जो एक्टिव था, चकवाल ग्रुप जो है वो अलग इसमें अपनी तैयारियां कर रहा था, नून लीग वाले अपनी स्कीमें लगा रहे थे, खान साहब अपनी। मैं एक मिनट के लिए मैंने सोचा ये सारे लोग अगर पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोचें तो एक मिनट के लिए सोचे पाकिस्तान कितनी तरक्की कर दे, कितनी तरक्की, कितने इंटेलिजेंट लोग हैं। लेकिन आपकी तबाही लिखी जा चुकी है कि आपकी सोचें ही नेगेटिव है, आपकी सोचें ही घटिया है, सेल्फ सेंटर्ड है आप। मैंने आपको जो अभी बताया कि कितने ग्रुप थे जो आसिम मुनीर के लिए, एक आर्मी चीफ के लिए 8 महीने से कंट्री एक जगह रुक गया था और हर एक पार्टी डबल गेम नहीं ट्रिपल गेम कर रही थी, मंसूबे बन रहे थे लंदन से लेकर इस्लामाबाद तक। ये लोग कभी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना शुरू कर दे तो आप देखिए कहां पहुंच जाएंगे आप। लेकिन नहीं, क्योंकि आपके मुकद्दर में नहीं। सर शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अपनी किसी तकरीर में मैंने कोई देखा ट्विटर पे लोगों ने शेयर किया हुआ था, बल्कि बहुत से हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी रीट्वीट किया हुआ था, जिसमें वो बड़े फखर के साथ ये बता रहे थे कि जी हम ये हाल कर देंगे जैसे सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था। तो ये नहीं सोच रहे कि ये हिंदू कम्युनिटी को हर्ट कर रहे हैं इस किस्म की बातें करके सोमनाथ का मंदिर तोड़ने का हवाला देकर, जो कि मेरे ख्याल से कोई फखर की बात नहीं है। इस पे कोई किसी पाकिस्तानी को इतना प्राउड फील नहीं करना चाहिए, शर्म की बात है। मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की इजाजत है। सबसे पहले तो सोमनाथ का मंदिर तोड़ने वाला हमारे इस रीजन से नहीं था, नंबर 1। नहीं, मगर हम बताते तो ऐसे है ना, जैसे बताते तो ऐसे ही जिस तरह हमारे फूफी का लड़का था वो, हाँ। लेकिन उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं थी। दूसरी मैं ये बात बताऊंगा कि जिसने भी सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था उसने इस्लाम की कोई खिदमत नहीं की थी। अब मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। इस्लाम के अंदर जंग के रूल्स रेगुलेशंस, मैंने इस्लामिक लॉ पढ़ा है, जंग के में सख्त कंडीशन है कि आप किसी भी मजहब की किसी मजहबी बिल्डिंग को आपने टारगेट नहीं करना।
वो सिर्फ इसलिए हमले करता रहा सोमनाथ के मंदिर पे, वहां सोना था पड़ा, वहां हीरे जवाहरात थे। तो उस बंदे की पर्सनल चीज थी, इट वाज नथिंग टू डू विद इस्लाम। दूसरा मैं अर्ज करना चाहूंगा, जितने यहां पे फॉरेन इन्वेडर आए हैं सारे अल्कोहलिक थे, शराब पीते थे, अपने हरम के अंदर 300-300 उनके औरतें होती थी, और जुल्म करते रहे लोगों को, बाय फोर्स कन्वर्जन करते रहे। जिंदगी में मैं बता रहा था, पूरी दुनिया में कहीं भी बाय फोर्स कन्वर्जन नहीं होती। तबलीग एक और चीज होती है, तबलीग करके किसी को कन्विंस करना, उसके दिल और दिमाग को चेंज करना एक अलग बात है। बाय फोर्स किसी लालच के जरिए जब कन्वर्ट किया जाता है, वो कन्वर्जन नहीं होती। इस्लाम के अंदर इनकी चीजों की गुंजाइश मौजूद नहीं है। और तीसरी मैं ये बात बताना चाहूंगा कि जो लोग आके इस इंडिया को, भारत को तोड़ते रहे और लूट लूट के काबल ले जाते रहे, वो सारे फॉरेन इन्वेडर थे, फॉरेन इन्वेडर थे। और सिर्फ उनके देवर बैकवर्ड्स लूटर्स, जिनको बाद में आपने अपनी हिस्ट्री की किताबों में अपना हीरो बना लिया। मुझे यहां आके हिस्ट्री दोबारा पढ़नी पड़ी। बल्कि आपको अफगानिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे लोगों के ऊपर अपने मिसाइल्स के नाम ना रखो। इन्होंने गौरी लिखा था, गौरी इज नॉट पाकिस्तानी। अपने हीरो ढूंढो, यहां अंदर से हीरो ढूंढो। मैं गुजरावाला से खुद जट हूं, मेरा महाराजा रणजीत सिंह इज माई हीरो। मैं समझता हूं कि एक वाहिद था जो इस धरती का पैदा था, हुआ था, और उसने बड़े बड़ी फोर्स के साथ, एक बहादुर इंसान था जिसने काबल तक जाके अपनी स्टेट को, भगत सिंह इज माई हीरो। और सर अब्दुल सत्तार ईदी हमारे हीरो हैं, सर डॉक्टर परवेज हुद भाई हीरो हैं। नहीं, सत्तार ईदी साहब तो अभी कल आए हैं। सर गंगाराम इज माई हीरो। बिल्कुल, सर गंगाराम इज माई हीरो, जिसने लाहौर के नक्शे बनाए हैं। आज भी बिल्डिंगें खड़ी हैं, वो आज भी वो हॉस्पिटल खड़ा है जो वो बना कर गए थे। हाँ। तो मेरे हीरो ये है। मैं समझता हूँ जिंदगी मजहबी जो आप मजहब के नाम पे किसी को कार्नर करेंगे, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। बल्कि मेरी रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तानी अगर कोई देख रहा है तो पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़े और लोकल हीरोज को रिकॉग्नाइज करें। मुझे इंतहाई खुशी हुई थी, लाहौर के पास उन्होंने भगत सिंह चौक रखा था नाम उसका। ही इज अ हीरो ऑफ, ही वाज फ्रॉम लायलपुर। और मैं बिल्कुल, और मैंने बड़ी डिटेल के साथ महाराजा रणजीत सिंह की हिस्ट्री पढ़ी, व्हाट काइंड ऑफ ब्रेव पर्सन ही वाज। और दूसरा मैं आपको एक और बात आज बताना चाहता हूं कि सबसे पहले पठानों के, अफगानियों के सामने शेखुपुरे के जो जाट बरादरी थी, सिख, जो वो खड़े हुए थे, बच्चियां अगवा करके लेके जाते थे जब दिल्ली को लूटने आते थे, सबसे पहले वो खड़े थे। शब-खून मारते थे, कश्मीर की पहाड़ियों पे चढ़ जाते थे, नीचे उतर के वो शब-खून मारते थे लाहौर के ऊपर सिख जो थे। और पंजाब के अंदर हम जो ज्यादा क्या 100% जो जाट हैं पंजाब में रहने वाले, वी आर कन्वर्टेड फ्रॉम सिखिज्म टू इस्लाम। और उसमें मुझे इस चीज पे फख्र है कि मेरे जो पुरखे थे, उन्होंने बड़े बहादुरी के साथ लड़ते थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये फॉरेन इन्वेडर थे, यहाँ से मैं जुल्म करते थे, यहाँ से बच्चियां अगवा करके जाके काबुल में मंडियों में बेचते थे ये लोग। ये इस्लाम आपको कह रहे हैं कि सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने वाले ये इस्लाम की खिदमत कर रहे थे। ये बिल्कुल आप गलत तारीख पढ़ाते हैं लोगों को, और ज्यादती है। किसी के मजहब को बुरा कहना, किसी की मजहबी इमारत को, उनकी किताबों को डिस्ट्रॉय करना, इज अगेंस्ट द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ एवरी रिलीजन, नॉट ओनली इस्लाम, एवरी रिलीजन। मैं समझता हूँ कि रिलीजन का काम तो एक दूसरे को मोहब्बत, प्यार और हार्मनी सिखाना है। और आज हमारी ट्रेजेडी यही है, हमारे मंदिरों में, हमारे गुरुद्वारों में, मस्जिदों में जो लोग बैठे हैं उनके पास सती नॉलेज है, वो नफरतें फैलाते हैं, गलत बात करते हैं। नफरत की बात नहीं करनी चाहिए। हम बहन भाई हैं, हम सदियों से इकट्ठे रहे हैं, कोई हरज नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ हमारा बॉर्डर साफ होना चाहिए, ट्रेड खुलनी चाहिए, आए जाए घूमे फिरे, उसकी वजह सदियों से हम इकट्ठे रहे, क्या फर्क पड़ता है भाई। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन सर हैरत की बात है कि शाह महमूद कुरैशी भी बहुत पढ़े लिखे हैं, कहाँ से नहीं पढ़ा, किस किस्म की बातें कर रहे हैं। कुरैशी साहब ने चूरन बेचना होता है ना भाई। खान साहब ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, उन्होंने किस तरह जिहाद के नारे लगा रहे हैं, अमर बिन मारूफ कर रहे हैं। ये चूरन बिकता है तो वो बेचते हैं। ये चूरन बेचने की बात है, दुकानदारी है ये। इसके पीछे उनकी ये ना कहेंगे खान जो है वो जो है वो जिहादी है या नमाजी है या कुछ करने वाला है। उसकी लाइफस्टाइल देखें आप, 8वीं शादी है उसकी, मेरा मकसद 5 बच्चों की मां से उसने शादी कर ली। तो देखें वो कौन सा, मेरा ये लोगों के लिए ड्रामा है कि अमर बिन मारूफ है, 2 लोगों के लिए ड्रामा है, और रियासत मदीना देते हैं।
ये तो एक ड्रामा है जो कर रहे हैं। हाँ, चूरन बिकता है तो बेचे, यही शाह साहब बेच रहे होंगे चूरन। सोमनाथ मंदिर की बात उन्होंने कर ली, मैं तो उस पर बिल्कुल, मैंने तो हिस्ट्री पढ़ी है सोमनाथ मंदिर की, मैंने तो बड़ी डिटेल में पढ़ी सारी चीजें। गलत है, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू इस्लाम। और लूटर थे वो, लूट के जाते रहे। मैं हैरान हूं, दिल्ली, इन्होंने दिल्ली कितनी दफा लूटी है। आते थे लूट के वापस, हर चीज काबुल उठा के ले जाते। आज काबुल की हालत देख ले, एक बिल्डिंग वापस सीधी नहीं खड़ी, जुल्म सितम करते रहे। आज अफगानिस्तान की हालत देख ले, कोई सड़क सीधी नहीं है, कोई सड़क सीधी नहीं। क्योंकि लेकिन अफसोस की बात यह कि हमने उन सबको हीरो बना रखा है, तो ये जरूर है। मैं यही रिक्वेस्ट लेकिन अब लोगों को पता लग रहा है। अब सर, अब जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, होप के उनको पता लगेगा और वो सही हिस्ट्री पढ़ेंगे। मैं कहता हूँ हमारे जैसे लोग जो है वो अब बात करते हैं, ओपनली करते हैं। पहले तो हमें भी बात करने से डर लगता था भाई, क्योंकि जिस तरीका का कंट्री हमारा, जरा बात करें तो आपके ऊपर वैसे ही फौरन इल्जाम लगा दिया जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि हार्मनी के साथ इस्लाम के असली स्पिरिट को समझने की कोशिश करें। इस्लाम एक दुनिया का बहुत अच्छा मजहब है, जिसका नाम ही इस्लाम है, सलामती। वो किस तरह किसी को कहेगा किसी की इबादतगाह को तोड़ा जाए? वो किस तरह कहेगा किसी का ना हक का खून किया जाए? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो बिलीव नहीं करता इन चीजों पे। लेकिन ये कि फिर मैं क्या करूंगा, सती नारायण। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो बहुत ज्यादा मजहब को इस्तेमाल करते हैं। मजहब का क्या करना है? 72 फिरके आपने मजहब के बना लिए, शिया सुन्नी कर दिया आपने, दूसरों को तो छोड़े आप। 18 मेरा मस्जिदें एक दूसरे को सारा दिन तो मारते हैं शिया सुन्नी, क्योंकि नॉलेज पता नहीं ना, इस्लाम के स्पिरिट का नहीं पता। व्हाट इज इस्लाम? दे डोंट हैव एनी क्लू अबाउट इट, दे डोंट हैव एनी क्लू अबाउट। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, और आई होप के कुछ लोग हमारी बात सुने, बल्कि आपकी बात सुनने, और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ लोग जो है वो सही हो, ताकि मुल्क को हम संभाल सके। बहुत बुरी हालत है इस वक्त। आखिर में सिर्फ ये एक चीज कहूंगा कि किसी मजहब में भी जब खुदा कहता है कि अगर मेरे तक पहुंचना है तो मेरे बंदों के जरिए आओ, मेरे बंदों की खिदमत करो, किसी का दिल ना तोड़ो। और मैं इस चीज पे स्ट्रिक्टली बिलीव करता हूं कि अगर आप खुदा से, इस्लाम से, अपने मजहब से, प्रभु से, परमात्मा से प्यार करते हो, तो उसके बनाए हुए बंदों के दिल खुश करो, उनको सर्व करो, खिदमत करो, तभी आप असली जगह पे पहुंच सकेंगे। सारे मजहब ही अच्छे हैं अगर आप उनको अप्लाई करें, सारे मजहब अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।